हेलो एवरीवन। हमने कल्पना निर्माण दो स्टार्ट कर दिया था। कल्पना निर्माण दो में अवयव कल्पना, स्नेह कल्पना, संधान कल्पना और पथ्य कल्पना आती है। ये प्रैक्टिस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी रुग्ण को अपने को अवयव या स्नेह कल्पना या संधान कल्पना सजेस्ट करना है, और ये इससे यूनिवर्सिटी में 10 मार्क का क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो आपको ये बहुत मतलब इन फ्यूचर बहुत काम में भी आने वाला है, और यूनिवर्सिटी के दृष्टिकोण से भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं अवयव कल्पना। तो मैं आपको पहले बता दूं कि क्वेश्चन कैसे आता है। तो अवयव कल्पना में से क्वेश्चन ऐसे आता है कि अवयव कल्पना क्या होती है, उसकी सिद्धि लक्षण क्या है, उसकी मात्रा क्या है, उसकी विधि क्या है, प्रक्षेप द्रव्य, मधुर द्रव्य, द्रव द्रव्य आदि के रूल क्या है यूज करने के और या उसमें डालने के, और प्रयोग क्या है अवयव कल्पना, उसका प्रयोजन क्या है, और कुष्मांड अवयव या वासा अवयव, इन दोनों में से एक अवयव उदाहरण में से पूछा जाता है कि कैसे बनाते हैं, उसके द्रव द्रव्य प्रमाण, उसकी मात्रा और उसका अनुपात, ये पूछते हैं। तो शुरू करते हैं। मैंने आपको क्वेश्चन बता दिया कैसे आता है। तो अवयव कल्पना शुरू शुरू करते हैं। अवयव कल्पना शुरू करने से पहले हमें समझना चाहिए कि रसक्रिया क्या होती है। तो रसक्रिया क्या होती है, अगर एक द्रव्य द्रव्य या क्वाथ लिया या सोरस लिया, उसको अग्नि संस्कार दिया, तो वो एकदम सॉलिड फॉर्म में, मतलब ये लिक्विड है, इसको हीट किया तो ये घन स्वरूप बन जाता है, उसको कहते हैं रसक्रिया। तो शुरू करते हैं। क्वाथादीनाम पुनः पाकात, श्लोक क्या कहता है, क्वाथादीनाम पुनः पाकात घनत्व सार रसक्रिया। मैंने आपको हमेशा कहा है कि शारंग संहिता का मध्यम खंड, मतलब शारंग संहिता का जहाँ पे भी श्लोक आए आपको उसको याद कर लेना है, और समझ के याद करना है, क्योंकि पेपर में वही पूछते हैं और आपने वो श्लोक लिख दिया तो आगे वाला एग्जामिनर ज़्यादा चेक नहीं करता, हाँ इसको आता है करके, ठीक है। तो क्वाथादि नाम, क्वाथ आदि, क्वाथ स्वरस फांट इत्यादि के पुनः पाका, पुनः पुनः पाक करके घनत्व, घन स्वरूप बनाया जाता है, उसे रसक्रिया कहते हैं। अभी अपने को एक, मैंने आपको बता दिया कि रसक्रिया कहते हैं। अपने को एक बात याद रखनी है नोट करके, क्वाथादि, परंतु व्यवहार दृष्टिकोण से अभी ज्यादातर क्वाथ का ही उपयोग होता है, ठीक है। अभी विधि क्या है, अभी वनस्पति द्रव्य का क्वाथ कैसे बनाते हैं मैंने आपको क्वाथ कल्पना में पढ़ा है। अगर आपको नहीं पता है तो जाके देख सकते हैं। अभी मैं शॉर्ट में बताता हूँ कि वनस्पति द्रव्य का क्वाथ, भरड चूर्ण लेना है, उसमें पानी डालना है 16 पट और 1/8 उसको शेष रखना है। उसके बाद वस्त्रगार यानी छानना है। उसके बाद उसको मंद अग्नि देना है, ज्यादा तीव्र अग्नि नहीं देने का, नहीं तो पात्र जो है वो जल सकता है, या जो औषधि गुण है द्रव्य द्रव्य के, वो नष्ट हो सकते हैं। इसलिए मंद अग्नि संस्कार मिलने से क्या होगा, जल पर्याप्त मात्रा में सूख जाता है। उसके बाद क्या होगा, उसको क्या लेना है, पर्याप्त मात्रा में वो घन स्वरूप आ गया तो उसको रखना है धूप में, धूप में सुखाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या है, पूर्णतः सूख जाने पर रसक्रिया घनसार ठोस हो जाता है। अभी कोई कोई लोग इसको पाउडर फॉर्म में रख देते हैं, या उसको थोड़ा सा अवलेह प्राश, मतलब मैं आपको बताऊंगा अवलेह प्राश और लेह में क्या फर्क है, तो ठीक है। तो मैं आपको बता दिया कि रसक्रिया क्या होती है, विधि क्या होती है। उसके बाद पढ़ते हैं अभी सविधता होती है। ये है 6 माह किसकी, रसक्रिया की। ये अवलेह की नहीं है, अवलेह की 3 साल होती है, ये अपने को याद रखना है। और इसको और बढ़ाने के लिए उसमें 1/10 पार्ट कज्जली डालते हैं। तो कज्जली मिलाने से क्या होता है, वो कज्जली में क्या होता है, कृमिघ्न और जंतुनाशक गुण होते हैं, इसलिए वो मिलाने से अगर उसको गुटिया बना के रख दी तो वो उसकी सवीर्यता अवधि और बढ़ सकती है। अभी रसक्रिया के उदाहरण क्या है, यष्टि मधु का रसक्रिया किया तो वो कास में यूज होते हैं। गुरुजी का घनसार, उसका रसक्रिया, उसको भी रसक्रिया होते हैं। अभी गुरुजी क्या बात करते हैं अपन, उसको अग्नि पे रख के चलाते रहते जब तक उसका घन रूप नहीं आ जाता, और घृत लेके उसकी गुटिका करके रख देते, वो ज्वरघ्न में काम आती है। तो मैं आपको रसक्रिया बता दी। ये पेपर में नहीं पूछा जाता, ये बता दूं मैं आपको, अवलेह पूछा जाता है, पर आपको उसका कंसेप्ट आना चाहिए कि रसक्रिया क्या होती है, क्योंकि रसक्रिया से ही अवलेह बनता है, कि पहली लाइन ही उसकी है। अभी देखते हैं अवलेह, क्वाथादीनाम पुनः पाकात घनत्व सार रसक्रिया, समझ गया। तो आपको पहले ही लाइन रसक्रिया होती है, मैंने इसलिए आपको रसक्रिया बताया कि क्या होता है, नहीं तो आप बोलोगे रसक्रिया क्या होती है। स्व अवलेह लेहस्यात् तस्य मात्रा पलोन्मितम, उसकी मात्रा या पलोन्मितम चारांश संहिता आया तो आपको उसको याद करना है, आपको बताया। तो तस्य मात्रा पलोन्मितम क्या होता है, ये रुग्ण को देने की मात्रा है। नहीं तो आप बोलोगे ये उसका एक अवयव बस एक पल बनाना है, ऐसा नहीं, ये रुग्ण को देने की मात्रा है, ठीक है।
अभी अवलेह की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी, अभी इसका मीनिंग समझते हैं। क्वाथ, स्वरस, फांट आदि को अग्नि पर पुनः पाक करके गाढ़ा किया जाए तो उसे रस क्रिया कहते हैं, मैंने आपको पढ़ा दिया। और यदि क्वाथ में गुड़, शर्करा, मधु आदि मधुरसात्मक द्रव्यों का संयोग करे तो औषधि बन जाती है, उसे अवलेह व लेह कहा जाता है। ठीक है, तो आपको ये डेफिनेशन लिखनी है, लिखा दो है रस क्रिया को ही, इसको लेह अवलेह कहते हैं, और उसकी मात्रा एक फल ऐसे दिया है शांग संहिता में, पर अपने को उसको एक्सप्लेन करना है कि उसके इन बिटवीन लाइन क्या है। तो मैंने आपको बता दिया कि ये सब है कि गुड़, शर्करा, मधु आदि मधुर रसात्मक द्रव्य संयोग करने से जो बनता है उसे अवलेह कहते हैं। अभी मैं बताऊंगा कि उसको मधुर द्रव्य से संयोग क्यों किया जाता है, ऐसे कर देंगे तो ज्यादा घन स्वरूप कर देते और रुग्ण को खिला देते तो चल जाता ना, पर उसको मधुर द्रव्य का संयोग क्यों किया है, उसके पीछे कुछ लॉजिक होगा ना, मैं आपको बताऊंगा। अभी लीह आस्वाद्यते मतलब जिसका चाटन स्वरूप प्रयोग किया जाता है, मतलब हाथ में लेते हो। अगर आप अत्यधिक मतलब इमरजेंसी कंडीशन में देखो कि जब आप पोटली सनबर्न हो गए तो उसको 2 या 3 राउंड मारकर चटवा जाता है रुग्णों को, उससे अत्यधिक कंडीशन में बहुत मदद होती है। वैसे ही लीह आस्वादन मतलब जिसका चाटन स्वरूप यूज किया जाता है उसे अवलेह या लेह कहते हैं। ठीक है, ये हो गई शॉर्ट शॉर्ट डेफिनेशन, ये भी आप लिख सकते हैं, पर ये मेन है, मैं आपको बता दी कि पातादीनां पुनः पाकात् घनत्व सारस्य क्रिया स्व अवलेह से लेह स्यात् तस्य मात्रा पोलोन्मित। ठीक है, अभी प्रयोजन क्या है, क्यों अवलेह बना गया होगा, ऐसे सोचा है ना कभी, मतलब क्यों, मतलब ऐसे ही मजा आ रहा है, स्वरस है, क्वाथ है, फांट है, अब स्नेह कल्पना है, पर अवलेह का कुछ होगा ना प्रयोजन, इसलिए। नहीं तो क्या अपन कोई कोई भी अपन कल्पना यूज करके दे सकते थे रुग्ण को, तो किस कल्पना का क्या प्रयोजन है या किस रुग्ण को अपन दे सकते हैं, इसलिए उस प्रयोजन मतलब उस कल्पना का प्रयोजन आता है। तो देखते हैं, सभी वर्गों के उम्र में मतलब सभी वयगट जो होते हैं उसको लाभदायक होता है, मतलब बाल्यावस्था में, युवावस्था में दो तब भी चल जाता है, वृद्धावस्था में दो चल जाता है, स्त्री वर्ग में भी चल जाता है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी सवीर्यता अवधि उसकी बढ़ती है। अभी शर्करा का सहयोग होता है, उसमें मधुर द्रव्य का सहयोग होता है, अग्नि का सहयोग होता है, उससे क्या हो जाता है, वो मधुर द्रव्य के साथ जो औषधि गुण धर्म है वो लॉक हो जाते हैं, उसके कारण सवीर्यता अवधि औषधि गुणों की बढ़ती है। ठीक है, मधुर रस प्रदान होने के कारण पैलेटेबिलिटी, अभी क्या कड़वी दवाई है उसको खा नहीं पाते, फिर वासा जब वासा अवलेह बनाते तो वासा पता का सोरस भी खिलाएंगे, मतलब देंगे पेशेंट को, या जो छोटा बच्चा है वो खाएगा क्या, थूक देगा, नहीं देगा ना, थूक देगा ना, तो खाएगा नहीं ना, तो क्या करेगा वो मधुर रसात्मक अपन उसका सहयोग कर देंगे तो क्या अवलेह बन जाएगा, तो अवलेह से वो पैलेटेबल मतलब खाने में ईजी होता है। तो ये अपन पेपर में लिख सकते हैं कि पैलेटेबिलिटी इंक्रीज होती है रुग्ण की। अब और रसायन औषधि प्रयोग, अभी क्या आजन्म साथ में कुरुते धातु नाम प्रबलम बलम मधुर रसात्मक, मधुर रस का ये श्लोक है, तो ये रसायन द्रव्य जैसे काम करता है मधुर रस, और मैंने आपको बताया कि मधुर रस का सहयोग क्यों किया है, तो यही इसके कारण है, और च्यवनप्राश इसका उदाहरण आप लिख सकते हैं। अभी पर्याय क्या है अवलेह के, रस क्रिया हो गया, लेह हो गया, घनसा और घनसत्व। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं अपन विधि की ओर। अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना और इसको समझना, क्योंकि आपको एक बार विधि आ गई तो मतलब आपको अवलेह बनाना आ जाता है, ये ध्यान में रखना। तो अनुक्त द्रव्य से अपन चालू करते हैं और विधि के उपरांत अपन जाएंगे। तो सीता चतुर्गुणा कार्या चूर्णा च द्विगुणम गुणम। अभी ये अनुक्त क्यों कहा है, मतलब मान दिया नहीं है, तो सीता कितना लेना है, 4 गुना लेना है, ये हो गया मधुर द्रव्य सीता। कार्य चूर्णाच द्विगुण गुण, और अगर गुड़ रहा वो 2 गुना लेना है। द्रव्यम चतुर्गुणम दद्याति सर्वत्र निश्चित, मतलब द्रव्य कितना लेना है, द्रव्य जो लिक्विड द्रव्य है वो कितना लेना है, 4 गुना, किससे, द्रव्य चूर्ण से, जिसका भी अपने को अवलेह बनाना है औषधि द्रव्य का, उसका उससे गुना लेना है। सीता 4 गुना किससे लेना है, जिसका जिसका अपने को अवलेह बनाना है। द्विगुना गुड़ किससे लेना है, जिसका अपने को अवलेह बनाना है जो औषधि द्रव्य का। द्रव्य चतुर्गुण किससे लेना है, जिसका अपने को अवलेह बनाना है औषधि द्रव्य का। ठीक है, तो अपने को याद रखना है डीडी यमडी पीडी, मतलब द्रव द्रव्य, मधु द्रव्य और प्रक्षेप द्रव्य, और आखिरी में घृत और मधु। तो डीडी कितना लेना है, द्रव द्रव्य 4 गुना, किससे, औषधि चूर्ण से जिसका अवलेह बनाना है। मधु द्रव्य 4 गुना, किससे, जिसका औषधि चूर्ण से अवलेह बनाना है। और प्रक्षेप द्रव्य मतलब एक भाग किससे लेना है, मतलब समान भाग किससे लेना है, जिसका अपने को अवलेह बनाना है। और घृत और मधु 2 भाग किससे लेना है,
जिसका अपने को अवयव बनाया है। ये कब लेना है? जब अनुक्त मेंशन नहीं किया गया हो। अगर मेंशन किया है इतना गुना पानी लो भाई, इतना गुना मधु लो, इतना गुना ये लो। अब इसका मतलब उसके पीछे का रीजन क्या है? अगर मधुरता ज़्यादा चाहिए उस अवयव में, तो ग्रंथकार मेंशन करता है कि भाई नहीं, इसमें मधुरता ज़्यादा चाहिए अपने को, या प्रक्षेप द्रव्य की मात्रा ज़्यादा चाहिए, तो ग्रंथकार मेंशन करता है। उसको उसकी मतलब कार्यकारी शक्ति उसको उतनी चाहिए रहती, तो उसके हिसाब से वो एडजस्ट करता है डोज। अगर नहीं दिया है अनुक्त, तो ये सिंपल सा अपने को फार्मूला यूज करना है। अभी मैंने सर बोलेंगे आपकी सीता चतुर्गुणा, तो सीता पहले मधुर द्रव्य आया, आपने द्रव द्रव्य क्यों? क्योंकि अपन बनाने की प्रोसेस यहाँ से शुरू करते हैं ना, द्रव द्रव्य लिया, क्या मधुर द्रव्य शक्कर को गर्म करेंगे, ऐसा नहीं करते ना। तो पहले द्रव्य द्रव्य लेते, उसके बाद मधुर द्रव्य के साथ सहयोग करते, और मधुर द्रव्य का डायरेक्ट सहयोग नहीं करते, पहले इसकी चाशनी बनाते। उसके बाद चाशनी में भी दो आते हैं, तंतु पाक और बिंदु पाक। उसके बाद लास्ट में सिद्धि लक्षण दिखने के बाद प्रक्षेप द्रव्य डालते। और घृत का सहयोग कब करते? पहले जब कल का भर्जन के लिए यूज होता है तब, और जब सिद्धि लक्षण दिख जाए तब, और मधु सबसे लास्ट डालते जब स्वांगशित हो जाए। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। मैंने बता दिया आवश्यक सामग्री, द्रव द्रव्य यानी डीडी, स्वरस हो सकता है, क्वाथ हो सकता है, वनस्पति द्रव्य से। फिर आप अपने मन से लिख सकते हैं कि जो द्रव्य सिलेक्शन होता है वो कीट रहित हो, उसको दुर्गंध ना आए, ऐसे आप मन से लिख सकते हो जब आपके पास अगर पेपर में बहुत टाइम बचा हो तो। नहीं तो इतना भी बहुत हो जाता है इतना, ठीक है। अभी मधु द्रव्य लेना है, यमडी शर्करा गुड़ खंड, मैंने आपको बता दिया शर्करा कितना 4 गुना, गुड़ होता 2 गुना। तो ये छोटी छोटी चीजें अपन ने याद रखी तो पेपर में बहुत मदद मिलती है। रक्षक द्रव्य पीडी औषधि द्रव्य होते हैं, ये सूक्ष्म एकदम सूक्ष्म होना चाहिए, नहीं तो अवलेह बना दिया मस्त और ये बड़े बड़े औषधि द्रव्य के कांड डाले तो वो खाने में अच्छा नहीं लगेगा। तो एकदम सूक्ष्म वस्त्र गाढ़ किया हो तो वो प्रक्षेप द्रव्य डालते। मधु और घृत, ये मधु और घृत जो होता है ये प्रक्षेप द्रव्य, और मधु जो होता है स्वांगशित होने के बाद डालते हैं। अभी इसकी मात्रा तो मैंने बता दिया कि एक पल होती है, मैंने अवलेह कल्पना की जो व्याख्या है वो बता दी थी तब। अनुपान क्या है? गोदुग्ध या इक्षुरस। सवीर्यता अवधि क्या है? 3 साल। ठीक है, ये तो मैंने आपको बताया था, ये याद करने वाली बात है कि रसक्रिया की 6 महीने और इसकी 3 साल। अब इसको याद कैसे लिखते हैं? अवलेह का अ और 3 सेम सेम लिखते हैं ना, और अवलेह का 3 3, तो इसको अपन इससे याद कर सकते हैं। अभी आगे बढ़ते हैं स्टेप के ऊपर। तो पहले क्या लेते हैं? द्रव द्रव्य। मैंने बोला द्रव द्रव्य लेने अपने को, वनस्पति द्रव्य द्रव्य का जो क्वाथ है उसको तैयार करना है। अभी सर्वसाधारण 1/4 जल उसका बचा के रखना है। रसक्रिया में क्या 1/8 था, 16 गुना था, पर जितना पानी डालेंगे अपन उसका 1/4 जल अपने को बाकी रखना है। उसके बाद शर्करा अथवा गुड़ पाक तैयार। अभी डायरेक्ट नहीं डालना है शर्करा, उसको भी गुड़ या गुड़ पाक शर्करा या गुड़ पाक तैयार करना है। तो उसमें होता है 2 पाक, तंतु पाक और बिंदु पाक। तंतु पाक कैसे? चाशनी ली, तंतु पाक कैसे होता है? अपन ने अवलेह बना रहे, मतलब अवलेह मतलब शर्करा का पाक बना रहे, तो वो अगर अपन ने जो होता है करची उठाई तो ऐसे धागे धागे आते हैं, या उससे इजी अगर ग्लास में पानी लेके उसमें अवलेह डाला तो ऐसे तार तार आते हैं। और बिंदु पाक कैसे होता है? डाला थोड़ा सा, उसमें पानी की मात्रा कम होती है तो वो मतलब जल्दी से अंदर जाते हैं और स्थिरता प्राप्त हो जाती है नीचे जाके, ठीक है। तो ये होता है बिंदु पाक। अपने को उतना लिखने की जरूरत नहीं है, बस तंतु पाक या बिंदु पाक लिख दिया तो भी चल जाएगा। मड़ी क्या होती है? जो भी वेस्ट मटेरियल होता है शर्करा में या गुड़ में आ जाता है तो वो ऊपर तैरता है, तो उसको छान कर अपन निकाल सकते हैं। हो गया। मैंने पहले स्टेप क्या बताई? द्रव द्रव्य वनस्पति द्रव्य का क्वाथ बनाना है। उसके बाद उसको कितना बचा के रखना है? 1/4 रखना है जल, तो क्वाथ बन जाएगा। शर्करा अथवा गुड़ का पाक करना है, ठीक है। अभी क्या करना है? क्वाथ और जो तैयार किया गया पाक है जो अपना शर्करा का या गुड़ का, उसका सहयोग करना है और उसको उष्णता देनी है, मतलब अग्नि संस्कार करना है। कब तक देना है? ये क्या 2 तंतु पाक बन जाए तब तक। अभी क्या पाक लक्षण के पहले घृत सहयोग करना है। अभी पाक लक्षण क्या है मैं आपको बताऊंगा। घृत सहयोग करना है। अभी घृत प्रयोग कैसे होता है? 2 तरीके से, आधा भाग कल्क भर्जन से और आधा भाग घृत सहयोग से। अभी कल्क भर्जन आपको समझ में नहीं आएगा तो मैं बताता हूँ। जब आप च्यवनप्राश बनाते हो तो उसका जो आमलकी लेते हो तो उसको पहले यहाँ पे जो कल्क लिया है ना मैंने, उसको भर्जन करना है, तो आधा घृत यहाँ पे यूज करना है, और उसको बाद आधा जो बचा है तो पाक लक्षण के पहले घृत सहयोग, मतलब पाक लक्षण अभी
आने वाला है भैया, तो उसके पहले अपने को घृत संयोग करना है। अभी क्या करना है, अभी पाक लक्षण आ गए, मैं पाक लक्षण आपको बताऊंगा आगे। दिखने के बाद अग्नि देना बंद करे और उसको जो कढ़ाई है, मतलब जो अपना बर्तन है, वो नीचे उतारना है, क्योंकि जो कढ़ाई का जो मतलब जो गर्म हीटर, जो बर्नर जो रहता है वो गर्म रहता है, उसके कारण भी उष्णता ज्यादा मिलने से भी अपना अवयव नष्ट मतलब जल सकता है। तो अपने को नीचे उतरना है और बंद कर देना है, और प्रक्षेप द्रव्य मतलब सूक्ष्म करके उसको मिलाए, मतलब जो प्रक्षेप द्रव्य उसको मिलाना है। तो क्या हो गया, डी डी एम डी पी डी, मतलब द्रव द्रव्य, मधु द्रव्य और प्रक्षेप द्रव्य, इसे लाइन से चलना है। ठीक है। उसके बाद मधु संयोग स्वांगशित होने पर उसके ऊपर मतलब सबसे आखिरी में डालना है। तो आपको मैंने हर स्टेप बता दी, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अभी आगे बढ़ते हैं। तो आपको याद रखने के लिए मैंने बताया कि द्रव द्रव्य, मधु द्रव्य, घृत, उसके बाद प्रक्षेप द्रव्य और मधु, ये लाइन से याद करना है। मधु कब डालना है, स्वांगशित होने पर। प्रक्षेप द्रव्य सूक्ष्म बनाना है वस्त्रकार करके। ठीक है। अभी प्रकार देखते हैं। अभी इसमें स्वरूप कैसे, स्वरूप के आधार पर रहता है। शर्करा, गुड़, मधु आदि और प्रक्षेप द्रव्य का जो संयोग के कारण बाह्य स्वरूप बनता है अवलेह का, तो उसमें क्या होता है, प्रवाही, अर्ध प्रवाही और घन, ये 3 प्रकार पड़ते हैं। उसको ही लेह, अवलेह और प्राश कहते हैं। लेह कैसे, अपन उसको चाट सकते हैं, लेह से थोड़ा सा घन क्या होता है, अवलेह। और प्राश कैसे हो सकते हैं, उसको चबा के खाना पड़ता है। जैसे च्यवन प्राश, इसको बोलते, उसको अवलेह नहीं बोलते, उसको प्राश बोलते, क्योंकि वो थोड़ा घन होता है। उसको चम्मच लेके उसको अपन चबा सकते हैं। ठीक है। तो ये हो गया प्राश। ये अपन 3 प्रकार हो गए। अभी सिद्धि परीक्षा देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको 2 श्लोक तो आना चाहिए मिनिमम। उसकी परिभाषा क्या होती है अवलेह की, और ये 2 श्लोक आपने अच्छे से याद कर लिए, तो आपको ज्यादा पेपर में लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। तो सिद्धि परीक्षा मतलब अब तक पता कैसे चलेगा कि ये बन गया भाई। तो सुपक्वे तंतुमत्वम स्यात् अवलेह अपसुमज्जति, मतलब सुपक्व तंतु मतलब द्रव्य से चलाते समय चाशनी बनने में जो तार बनती है, ऐसे उठा के तार बनती है, उसको बोलते हैं सुपक्व तंतुमत्व, मतलब अपने अच्छी तरीके से पाक हो चुका है। अपसुमज्जन मतलब पानी में कुछ बूंद डालने पर वह पानी के नीचे बैठ जाते हैं, मतलब इधर आपको दिख रहा होगा, ये नीचे बैठ जाती है। स्थिरत्व, बूंद पानी में नीचे स्थिर हो जाती है। ठीक है। पानी में जाके स्थिर हो जाती है, अभी वो फैलती नहीं है। पिंडते मुद्रा, स्थिरत्वम पिंडते मुद्रा गंध वर्ण सद्भव। पिंडते मुद्रा मतलब ठंडा होने पर, अभी अगर अंगूठे से चबाए आपने, जो ये देखी होगी क्ले, उसको अपन ने दबाया तो उसके ऊपर कैसे थंब के इंप्रेशन आ जाते हैं, वैसे ही ठंडा होने पर अंगूठे में दबाने पर उसमें अंगूठे के रेखाओं के निशान मतलब थंब इंप्रेशन बन जाते हैं। ठीक है। और उसके बाद गंध वर्ण रसोद्भव, प्रयुक्त औषधियों का मतलब जो क्वाथ, कल्का आदि के जो गंध है वो तथा रस के उसमें अवलेह में आ जाते हैं। तो मैंने आपको सिद्धि परीक्षा बता दी और उसके मीनिंग भी बता दिए। अभी लास्ट पड़ाव पे आ चुके अपन, प्रयोग। औषधि अवलेह का प्रयोग है, ये तो आप अन्य सोचो कि अवलेह का प्रयोग कैसे करते हैं। औषधि प्रयोग करते हैं, वासा हरित के आदि अवलेह, मतलब औषधि के रूप में करते हैं। वासा हरित के आदि अवलेह में, वासा अवलेह में किसमें, रक्त पित्त में श्रेष्ठ होता है वासा, तो अपन लिख सकते हैं कि रक्त पित्त में भी अवलेह का यूज करते हैं भाई। अनुपान के उपयोग करते हैं। काट्यकारी अवलेह जो होता है, श्वास, काश और पार्श्वशूल में जो अनुपान मतलब यूज करते हैं, ये अनुपान के रूप में यूज होता है। बल्य और ब्रुवन, उदाहरणार्थ च्यवनप्राश, आपको पता ही है, जो रसायन की तरह एक्ट करता है। और रसायन आजन्मसात्मक होते धातुना प्रबलम बलम। अभी तापमान का महत्व, टेम्परेचर का इंपॉर्टेंस बहुत है इसमें। तो अवलेह क्या होता है, निर्माण करते समय मृदु से मध्यम अग्नि का प्रयोग करना चाहिए। क्यों, तीव्र अग्नि पर शर्करा की चाशनी के जलने मतलब कैरामलाइज होता है, मतलब अपन जब कॉफी बनाते हैं डायरेक्ट शर्करा डालते, कोई कोई अपन रील में देखते कि वो कैरामलाइज करते, उसके बाद दूध डालते, वैसे जल्द तथा पात्र के बाहर आने, ज्यादा हीट दे दी वो पानी के साथ बाहर आ जाती है, जैसे दूध कैसे उबलता है वैसे। उच्च ताप पर औषधों के वीर्य के नष्ट हो जाने के खतरा रहता है, मतलब अपन ज्यादा हीट दी तो औषधियों का वीर्य नष्ट हो सकता है। अवलेह निर्माण के हेतु के पात्र कौन से अलग अलग दिए, आप जब अगले साल चरक चिकित्सा पढ़ोगे तो रसायन अध्ययन पहला ही है, तो आप उसमें पढ़ोगे कि कौन कौन से पात्र यूज होते हैं, कौन कौन से अपने को रसायन, बहुत सारी लंबी लिस्ट है। तो अमृत प्राश अवलेह रजत पात्र में, अगस्त्य हृत की ताम्र पात्र में और भल्ला तक लोह पात्र में। आधुनिक अभी हिसाब से अपन यूज करते हैं स्टेनलेस स्टील। अपन अभी इसमें एक पॉइंट छूट गया है, यंत्र, तो आप उसमें भी लिख सकते हैं कि यंत्र कौन कौन से यूज होते हैं, तो आप अपने मन से लिख सकते हैं। अभी संरक्षण कैसे, कांच पात्र में गुगुल आदि द्रव्य से धूपन करने के बाद उसको अपन संरक्षण रख सकते हैं। अभी अपन आखिरी इस पे चलते हैं,
अगर स्टोरेज खत्म हो गया तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले ही। ये है वासा अवलेह और कुष्मांड अवलेह, ठीक है। तो अभी मैं पढ़ा देता हूँ, अगर स्टोरेज खत्म हो गया तो आप उसको उसका उतना मैनेज कर लेना, ठीक है। तो वासा अवलेह क्या है, ये भाव प्रकाश राजस्मा में मेंशन है। तो अपने को मैंने क्या बताया, क्या द्रव द्रव्य कहा है अपना, ये वाला द्रव द्रव्य, मधु द्रव, प्रक्षेप द्रव्य। तो द्रव द्रव्य क्या है, वासा स्वरस या क्वाथ लेना है 8, और क्या है मधु द्रव्य क्या है, शर्करा और जो मध होता है अपने को 4 भाग 4 भाग, तो सम प्रमाण हो गया द्रव द्रव्य और मधु द्रव्य 8 8 है, तो इधर भी 8 8 हो गया। और पिपड़ी कितने लेने हैं, ये प्रक्षेप की तरह लेनी है 1 भाग, और घृत यहाँ पे बोला है, अनुक्त नहीं बोला, तो यहाँ पे घृत है 1 भाग, नहीं तो 2 लेना था अपने को, जो अनुक्त है यहाँ पे बताया नहीं जाता। अभी इसमें यंत्र तो मैंने आपको बता दिया, खलव यंत्र, वस्त्र गाल करने के लिए कपड़ा, स्टेनलेस स्टील वेसल, अग्नि स्टोव चुल्ली का या गैस स्टोव। तो मैंने आपको जो पॉइंट छूट गया था यहाँ पे कवर हो गया। अभी मात्रा कितने लेने, 1 तोड़ा, 1 तोड़ा जो 12 ग्राम होते हैं। प्रयोग राजस्मा, श्वास, काश और पार्श्वशूल, हृदयशूल, रक्त पित्त में। तो अपने को वासा अवलेह कहा यूज होता है, अपने को पता है। उसके इंग्रेडिएंट अनुपान ज्यादातर गोक्षीर या इक्षुरस होता है, तो गोक्षीर आप लिख सकते हो, ठीक है। तो उसके प्रमाण कितना होता है ये भी पूछते हैं, सप्रमाण लिखिए, ऐसा आता है क्वेश्चन, तो आपने को प्रमाण नहीं छोड़ना, ठीक है। अभी देखते हैं कुष्मांड अवलेह। जब अपन यहाँ पे जो कुष्मांड लेते हैं, उस कुष्मांड का मगज, मगज क्या होता है, बीज रहित पार्ट, तो 100 पल लेना है, ठीक है। उसके बाद पानी या जल, वो 200 पल लेना है। उसके बाद घृत जो लेना है वो 8 पल लेना है। खांड 100 पल लेना है, और प्रक्षेप द्रव्य 8 होते हैं, मैंने आपको मतलब 8 8 लेना है उसको, 8 पल। तो वो कैसे लेना है मैं आपको बताता हूँ। 8 प्रक्षेप द्रव्य कैसे याद करना है इसको, वो आपको मैं बताता हूँ, ठीक है। उसके बाद त्रिजात, त्रिकटु, जीरक, धान्य। अपने को जब खाना बनाते तो अपन क्या डालते हैं, त्रिकटु डालते हैं, मतलब शुंठी, मिर्च, पिपड़ी, और जीरक और धान्य डालते, तो अपने को याद। और त्रिजात बस अपने को अलग से याद करना है। तो त्वक, एला, पत्र, ये सब आधा पल डालने हैं। त्रिकटु, शुंठी, मिर्च, पिपड़ी, ये 2 पल, ये 2 पल, पर मरीच आधा पल डालना है। इसमें ट्विस्ट है, ये सब आधा पल। धान्य और त्रिजात आधा पल, ये सब 2 पल डालने, पर इसमें एक ट्विस्ट का है, मरीच आधा पल डालना है, बाकी सब 2 पल डालना है। मतलब शुंठी, मरीच, पिपड़ी से शुंठी और पिपड़ी 2 पल डालना है, और मरीच आधा पल डालना है, और जीरक 2 पल। तो ये सब प्रक्षेप द्रव्य है। अब इसका प्रयोग कहाँ होता है, कुष्मांड अवलेह। कुष्मांड आप अवलेह जब इसमें पढ़ोगे, अगले पेपर 2 में भी आता है, न्यूट्रास्यूटिकल्स में भी आता है, तो अपने को ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको ट्रिक लगा के भी याद कर सकते हो, पर मैंने ट्रिक लगा के नहीं याद किया था, मैंने ऐसे मतलब उसको बस एक बार रोज देख लेता था तो याद हो जाता था। आप अगर पेपर की बहुत पहले देख रहे हो तो आप थोड़ा सा इसको याद करने की थोड़ा ट्रिक देख लेना, ठीक है। तो प्रयोग क्या होता है, बुरहन, बल्य, रक्तपित्त, आम्लपित्त, मंदाग्नि, कामला में इसका ही उपयोग होता है। उसके बाद मात्रा की क्या इसकी 2 से 4 तोले होते हैं, और अनुपान उसका गोक्ष यानी गोदुग्ध होता है। तो मैंने आपको सब बता दिया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है अवलेह कल्पना। आप इसकी स्क्रीनशॉट अभी तो मैंने आपको जब पढ़ाता हूँ तभी लिया करो, क्योंकि मेरे पास इतना ये नहीं है स्टोरेज, ठीक है। तो अगर स्टोरेज बचा है तो आप उसका ले सकते हो, 1 2 3 4। मैंने आपको बता दिया, सब कुछ बता दिया है। इसके बाहर क्वेश्चन बनता भी नहीं है, और बन गया तो आप इसके हिसाब से ही लिख सकते हो कि प्रकार क्या होता है। सिद्धि परीक्षा तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको उसको ये आना ही चाहिए। और विधि तो आपको मतलब डायट, मतलब उसको याद ही रखना है कि अनुक्त प्रमाण क्या है, डी एम डी पी डी। सोकर भी उठे तो डी एम डी पी डी, बस ये क्यों यूज किया, ये क्यों यूज किया, ये अपने को श्लोक याद करना है। पर अपन बनाते कैसे, द्रव द्रव्य, मधुर द्रव्य, प्रक्षेप द्रव्य, घृत और मधु डालते, ठीक है। इसकी मात्रा, अनुपान, सविधेयता होती 3 अवलेह अ से, और 3 से मैंने याद करवाया था आपको, और मात्रा 1 पल, ठीक है। तंतुपाक, बिंदुपाक, और आप एक बार जाके किताब में पढ़ सकते हैं कि तंतुपाक क्या होता है, बिंदुपाक क्या होता है, आपको समझने के लिए, ठीक है। नहीं तो नहीं किया तो भी चल जाएगा, ठीक है। स्वांगशित होने पर मधु डालना है, ये बहुत नहीं भूलना, ये एमसीक्यू बन सकता है, ठीक है। कब डालना है मधु का सहयोग करना है, स्वांगशित होने पर। तो धन्यवाद। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आप अन्य जूनियर को भी बताइए या अपने क्लासमेट को बताइए। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए